हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 6th की साइंस का चैप्टर 4th चल रहा है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो जिसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं कि मटेरियल क्या होता है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, जैसे कि अपीयरेंस है, हार्डनेस है, टेक्सचर है, सॉल्युबिलिटी है। तो ये हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल ही है। तो जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ रह गई थी, मटेरियल्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, और सेकंड है ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद हम करेंगे इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एडवांटेज ऑफ ग्रुपिंग। तो शुरू करते हैं। मटेरियल्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी कि जो पदार्थ होते हैं, वस्तुएं जो होती हैं, वो पानी में डूब सकती हैं या फिर पानी पे तैरती रहती हैं। Lighter materials like paper, leaves and wood float on the surface of water, यानी कि जो हल्की वस्तुएं होती हैं जैसे कि कागज़ है या जो पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं या फिर जो लकड़ी होती है, ये पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। while heavier objects like those made from iron or piece of stone sink in water, तो कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो पानी में नहीं तैरती हैं, यानी कि पानी के अंदर डूब जाती हैं, जैसे कि कोई लोहे का टुकड़ा है या फिर कोई पत्थर का टुकड़ा है। तो ये पानी के अंदर नहीं तैरते हैं, ये डूब जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। तो पारदर्शिता क्या होती है? हैव यू सीन सनलाइट कमिंग इनटू योर रूम थ्रू द ग्लास विंडो पेन, यानी कि आपने देखा होगा कि आपके कमरे के अंदर जो सूर्य का प्रकाश आता है वो जो कांच की खिड़कियां बनी होती हैं उनसे होकर अंदर आता है। डज द क्या ऐसा होता है? डज द सनलाइट एंटर्स योर रूम थ्रू द वॉल, क्या कभी दीवार से होकर रोशनी अंदर आती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश कभी दीवार से होकर कमरे के अंदर आता है? नो, लाइट डजंट एंटर योर रूम थ्रू द वॉल, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो कभी भी दीवार से होकर रूम के अंदर एंटर नहीं करता है। यू कैन सी आउटसाइड थिंग्स फ्रॉम द ग्लास विंडो बट नॉट थ्रू द वॉल और ए वुडन पार्टीशन, यानी कि आप कमरे से बाहर की तरफ दीवार में से नहीं देख सकते हैं कि बाहर क्या है, लेकिन आप ग्लास विंडो से देख सकते हैं, यानी कि जो कांच की खिड़कियां हैं उनमें से आप कमरे के बाहर की तरफ देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी सीन थ्रू द ग्लास बिकॉज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, अब कांच के अंदर से हम बाहर की तरफ क्यों देख सकते हैं, यानी कि कांच जहाँ पे लगा है उसकी दूसरी तरफ हम कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जो कांच होता है वो लाइट को अपने में से गुजरने देता है। द वॉल और वुड पार्टीशंस डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, लेकिन जो दीवार होती है या लकड़ी होती है वो अपने अंदर से जो प्रकाश है, यानी कि जो लाइट है, उसको नहीं गुजरने देती है। द मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने देती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल। या सिंपली आप कहें तो ऐसी वस्तुएं जिनके आप आर पार देख सकते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल या फिर पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि ग्लास है, एक्रिलिक शीट है, वाटर है, एयर है, यानी कि हवा है, पानी है, कांच है। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनके आप आर पार देख सकते हैं, या यूँ कहें तो जिनके अंदर से लाइट गुजर सकती है। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके भीतर से या अंदर से जो प्रकाश है वो नहीं गुजर सकता, यानी कि लाइट उनके अंदर से नहीं पास कर सकती, तो ऐसी वस्तुओं को ओपेक मटेरियल कहा जाता है, यानी कि अपारदर्शी वस्तुएं, यानी कि जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। वुड, स्टोन, वॉल, कार्डबोर्ड, मेटल्स एट्सेट्रा आर ओपेक मटेरियल, जैसे कि लकड़ी है या पत्थर है, दीवार है, या जो कार्डबोर्ड होता है, या कोई भी जो धातु होती है जैसे कि लोहा है, तो इनके आर पार आप नहीं देख सकते। तो ये अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं जिनको हम ओपेक मटेरियल्स कहते हैं। सर्टेन मटेरियल्स अलाउ ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके आर पार पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, यानी कि उनके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है। और सही तरीके से कहें तो जिनके अंदर से लाइट गुजर तो सकती है, लेकिन पूरी तरह से जितनी लाइट उनके ऊपर गिर रही होती है, यानी कि फॉल हो रही होती है,
तो वो पूरी की पूरी लाइट उनके अंदर से नहीं गुजर सकती। यानी कि जो ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से प्रकाश की कुछ मात्रा को ही गुजरने देते हैं, ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं, यानी कि पारभासी वस्तुएं। ऑयली पेपर्स और वैक्स पेपर्स, यानी कि जैसे तेल में भीगा हुआ कोई कागज़ होता है तो उसके आर पार देखने की कोशिश कीजिए तो उसमें आर पार आपको कुछ मात्रा में दिखाई देगा, लेकिन पूरा क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, कंडक्शन ऑफ हीट, कंबस्टिबिलिटी एटसेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ विच मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड। यानी कि हम मटेरियल्स यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। इसके अलावा भी और कई तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं और भी कई तरह के गुण हैं वस्तुओं के, जिनके आधार पे हम वस्तुओं को अलग अलग ग्रुप के अंदर, अलग अलग समूह के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि कोई वस्तु की फिजिकल स्टेट कैसी है, यानी कि भौतिक अवस्था कैसी है, यानी कि वो ठोस है, द्रव है, या फिर वो गैस के रूप में है। डेंसिटी यानी कि घनत्व के आधार पे, यानी कि कोई वस्तु भारी है या हल्की है। बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, यानी कि कोई पदार्थ जो है वो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है या नहीं होता है। कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि किसी के अंदर से ऊष्मा जो है, गर्मी जो है वो गुजर सकती है या नहीं। कंबस्टिबिलिटी, यानी कि कोई पदार्थ जल सकता है या नहीं जल सकता है। तो इन गुणों के आधार पर भी हम वस्तुओं को अलग अलग समूह के अंदर, अलग अलग ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। दस मटेरियल्स कैन बी sorted into groups based on the similarities and differences in their properties। तो हम समानताओं के आधार पर और उनके बीच में अंतर के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग ग्रुप के अंदर अलग अलग रख सकते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग, यानी कि जो हम वस्तुओं के ग्रुप बनाते हैं, उनको अलग अलग समूह के अंदर रखते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या महत्व है। वाइल ग्रुपिंग सिमिलर मटेरियल्स आर प्लेस्ड टुगेदर, यानी कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो एक जैसी जो वस्तुएं होती हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रखेंगे। फॉर कन्वीनियंस मटेरियल यूज्ड क्वाइट ऑफन आर प्लेस्ड नियरर, यानी कि इससे क्या होता है कि आसानी रहती है कि कोई भी पदार्थ को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो वो हम आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स इज़ वेरी हेल्पफुल इन आवर डे टू डे लाइफ, तो ये हमारे रोज़ाना के कामों में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है जब हम वस्तुओं को समूह के अंदर या ग्रुप के अंदर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल इन ए ग्रोसरी शॉप, पल्सेस, सीरियल्स, स्पाइसेस, सोप्स, शैम्पूज एट्सेट्रा आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स इन डिफरेंट लोकेशंस। जैसे कि आप एक किराना की शॉप पे जाओगे, यानी कि किराना की दुकान पे जाओगे, ग्रोसरी शॉप पे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो दालें हैं, अनाज हैं, मसाले हैं, साबुन है, शैम्पू है, उनको अलग अलग जगहों पे रखा गया है। यानी कि जो शैम्पू है वो आपको एक जगह पे मिलेंगे, जितनी भी प्रकार की जो अलग अलग तरह की साबुन होती हैं उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर रखा जाता है। इसी तरह से जो मसाले होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, दालें जो हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो दुकानदार है उसको वस्तुएं ढूंढने में या देने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, उसको पता होता है कि किस प्रकार का जो मटेरियल है वो कौन से ग्रुप के अंदर रखा गया है। Similarly, a chemist arrange various medicine either alphabetically or by company name। इसी तरह से जैसे मेडिकल स्टोर होता है, यानी कि जहाँ से हम दवाइयाँ खरीदते हैं, तो वहाँ पर जो केमिस्ट होता है तो वो वस्तुओं को, यानी कि जो मेडिसिन्स होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उनको अल्फ़ाबेटिकली यानी कि नाम के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में रखता है, या फिर उनको कंपनी, जिस कंपनी की जो मेडिसिन है उनको, जैसे कि एक कंपनी है उसकी मेडिसिन एक समूह के अंदर मिलेगी, दूसरी कंपनी की अलग समूह के अंदर मिलेगी, यानी कि अलग ग्रुप के अंदर मिलेगी, तो वो इस तरह से उनको अरेंज करके रखता है। इफ़ ही keeps these materials randomly without any grouping, it would be very difficult to locate the needed medicine। लेकिन क्या हो अगर वो मेडिसिन को इस प्रकार से ना रखे, यानी कि ग्रुप्स के अंदर ना रखें, यानी कि उनको बिल्कुल उलझे हुए रूप में रखते हैं, यानी कि ग्रुप वगैरह बना के ना रखें। जैसे कि जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी कंपनी उसकी मेडिसिन उसके पास है, तो उन सभी को वो एक साथ ही रख दे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी जो मेडिसिन लेने आएगा तो उसको, केमिस्ट को बड़ी प्रॉब्लम होगी कि वो उस मेडिसिन को अपनी शॉप के अंदर, उस मेडिकल स्टोर के अंदर कहाँ पे उसको ढूंढे। ग्रुपिंग आल्सो हेल्प्स इन स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। तो इससे क्या होता है कि अगर हम वस्तुओं के बारे में जानकारी भी लेना चाहते हैं
तो अगर वो वस्तुएं ग्रुप के अंदर रखी हुई हैं तो उनकी स्टडी करना यानी कि उनका अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना भी आसान रहता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।